सुप्रभात दोस्तों। अब तक हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र में मैंने पढ़ा, हम लोगों ने प्रतिरक्षा तंत्र की क्या भूमिका है, प्रतिरक्षा तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, हम लोगों ने ये देखा। और दूसरी स्थिति हम लोगों ने ये देखा कि सहज प्रतिरक्षा तंत्र और उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र। तो सहज प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, एक किसकी कोशिकाएं कितने भागों में बटी होती हैं और इसके हमारे शरीर में इसकी क्या भूमिका है, ये सब हम लोगों ने देख लिया कि यानी कितनी कोशिकाएं हैं, कितने अवरोध उत्पन्न करती हैं बाहरी जीवाणुओं विषाणुओं के लिए, किसके किसके माध्यम से करती हैं, ये सब हम लोगों ने देखा। तो अब अगला हमारा टॉपिक है, सहज तो पूरा हो गया, अब हम देखेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है। क्या देखना है, उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है। तो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र ये हमें कब मिलता है, जन्म के बाद मिलता है। सहज कब मिलता था, जन्म से पहले, या हम कह सकते हैं एक तरह से हम उसको बताए भी थे, अनुवांशिक था, प्राकृतिक था। ये क्या है, उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, जन्म के बाद मिलने वाला एक प्रतिरक्षा तंत्र है जो हमारे शरीर में रहकर रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। क्या करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। इसे हम विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, या अनुकूली प्रतिरक्षा तंत्र भी कहते हैं। यानी उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र को विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र या अनुकूली प्रतिरक्षा तंत्र के नाम से जानते हैं। इसे विशिष्ट क्यों कहते हैं, यह प्रत्येक रोग जनक को पहचानने की क्षमता रखता है और उसको खत्म करने का भी क्षमता रखता है। यानी पहले रोग को पहचानता है, चाहे जो भी रोग हो उसे पहचानने का कार्य करता है, पहचानने के बाद उसे जड़ से खत्म करने का कार्य करता है। तो इस तरह से क्या हुआ, उपार्जित। यानी उपार्जित क्या है, उपार्जित जन्म के बाद मिलने वाली प्रतिरक्षा तंत्र है जो विशिष्ट होती है, किसी भी रोग को पहचान कर उसे खत्म करने की क्षमता रखती है। तो दूसरी स्थिति बनती है कि प्रतिरक्षा तंत्र कैसे कार्य करती है। जैसे जो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र है, इसमें दो चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, दो चरण। एक प्राथमिक चरण होता है, जैसे कोई भी जीवाणु या विषाणु जब हमारे बॉडी में प्रवेश करता है तो मेरा जो उपार्जित या विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र है पहले उस रोग को समझता है और धीरे धीरे अनुक्रिया करता है। कैसा करता है, धीरे धीरे की, यानी रोग कैसा है उसके बारे में जानता है, जानने के बाद धीरे धीरे अनुक्रिया करता है। इसे हम निम्न अनुक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, निम्न अनुक्रिया। यानी रोग को पहले दौर में पहचानना, उसके बाद अनुक्रिया करना। यानी इसकी प्रक्रिया, जो प्राथमिक प्रक्रिया होती है, बहुत स्लो होती है। यानी दो अनुक्रिया होती है, प्राथमिक अनुक्रिया और द्वितीयक अनुक्रिया। यानी प्राथमिक अनुक्रिया कैसी होती है, निम्न होती है। जब वही रोग जनक पहली बार तो गया तो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र धीरे धीरे कार्य करता है, लेकिन धीरे धीरे करता है, फिर उसे ठीक कर देता है। लेकिन दोबारा जब वह हमारे बॉडी में प्रवेश करता है, कौन, जो रोग जनक बीत चुका है, जिसे ठीक कर चुका है, जब भी वो हमारे बॉडी में फिर से प्रवेश करता है तो हमारा उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र बड़े तेजी से उसे भगाने का कार्य करता है या नष्ट करने का कार्य करता है। इसे तीव्र अनुक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, तीव्र। पहले क्या था, पहचानने उसे समय लगा, लेकिन दूसरी बार में ये बड़े तेजी से पहचानता है और उसे नष्ट करने का कार्य करता है। तो यह प्राथमिक अनुक्रिया कैसा था, निम्न था। द्वितीयक अनुक्रिया कैसा है, ये तीव्र अनुक्रिया है। तो इतना शायद क्लियर आ गया होगा कि यानी उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र कैसे कार्य करता है। तो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र हमारे बॉडी में रहकर किसी भी रोग को पहचानने की क्षमता रखता है, पहचानने के बाद धीरे धीरे पहले कार्य करता है और उसे खत्म करता है। लेकिन दोबारा अगर उसी जीवाणु विषाणु या कुछ भी रोग जनक हैं हमारे बॉडी में जब प्रवेश करते हैं, जब वो आते हैं तो उन्हें बड़े तेजी से नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो इतना शायद आपको क्लियर हो गया। अच्छा, उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र हम लोग ये पढ़े। उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र के विशिष्ट लक्षण होते हैं। क्या होते हैं, विशिष्ट लक्षण होते हैं। लक्षण क्या होते हैं, पहला इसका हेडिंग भी डालेंगे हम, विशिष्ट। यहाँ पर हम लिखे भी हैं, क्या है, विशिष्ट डालेंगे। विशिष्ट के द्वारा अभी मैंने इसके पहले चर्चा किया, इसे विशिष्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें एक क्षमता होती है, किसी भी रोग जनक को आसानी से पहचान लेते हैं। कौन सा है, साल्मोनेला टाइफाई है, ट्यूबरकुलोसिस है,
ना, HIV है या कुछ भी हो, तो ऐसे वायरस को या जीवाणु को ये आसानी से पहचानने की क्षमता रखते हैं और उसे नष्ट करने की भी क्षमता रखते हैं, इसलिए क्या है, विशिष्ट है। और दूसरा पॉइंट बनता है हमारा स्वयं और दूसरों के बीच की पहचान करना, या उनके बीच में स्वयं और दूसरों के बीच में क्या करना, भिन्नता को पहचानना, यानी हमारी बॉडी की कोशिका है या दूसरी कोई कोशिका है। यानी इसमें एक क्षमता होती है, किसमें, उपादित प्रतिरक्षा तंत्र में, कि हमारे बॉडी में ये हमारी ही कोशिका है या किसी दूसरे की है, ये हमारी बॉडी में रहने वाले सेल हैं या बाहरी सेल हैं, इस चीज़ को पहले पहचानते हैं। पहचानने के बाद उसे जड़ से खत्म करने का कार्य करते हैं। इसलिए इसमें पहचान करने की क्या होती है, क्षमता होती है। जैसे हमारे बॉडी में क्या है, मान लीजिए सालूमेला टाइफाई आ गया, क्या आ गया, सालूमेला टाइफाई। सालूमेला टाइफाई आएगा तो हमारा जो उपादित प्रतिरक्षा तंत्र है, इन्हें आसानी से पहचान। अभी हम जब पढ़ेंगे एंटीबॉडी, क्या पढ़ेंगे, एंटीबॉडी ना, तो उसके और अच्छे से आपको समझ जाएगा कैसे ये पहचानते हैं। ये उसमें जैसे कोई जीवाणु विषाणु है बॉडी में पहुंच रहा है, तो हमारी जो एंटीबॉडी इस पर लोगो लगा देता है। जैसे कोई विषाणु है ये या ब्लड वेसल है यहाँ पे चल रहा है, तो हमारी जो एंटीबॉडी हैं, इस तरह की एंटीबॉडी होती है, इनको पकड़ के यहाँ पे लोगो लगा देते हैं, या तो पी की तरह कुछ ऐसा चिन्ह लगा देते हैं। ये तो उससे पहचान हो जाती है कि हमारे बॉडी में कोई दूसरा वायरस या जीवाणु प्रवेश कर चुका है, तो आसानी से जो हमारे बॉडी के सक्रिय कोशिकांग हैं उन्हें आसानी से तोड़ने का कार्य करते हैं। शायद ये आपको समझ में आ गया हो। यानी उपादित प्रतिरक्षा तंत्र जन्म के बाद मिलते हैं, ये विशिष्ट होते हैं, अनुकूली प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य करते हैं। ये शरीर में इन्हें ये दो अनुक्रिया करते हैं, प्राथमिक अनुक्रिया और द्वितीयक अनुक्रिया। द्वितीयक अनुक्रिया बड़े तेजी से करते हैं, प्राथमिक अनुक्रिया जो है निम्न तौर से करते हैं। इनमें विशिष्टता पाई जाती है, इनमें अपने और दूसरों के बीच में पहचानने की क्षमता होती है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब बात ये आती है कि उपादित प्रतिरक्षा तंत्र कैसे, कौन है जो इसको चलाने का कार्य करता है। तो उपादित प्रतिरक्षा तंत्र जो है ये, इसकी जो कोशिकाएं हैं, दो प्रमुख कोशिकाएं होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी, यानी हम कह सकते हैं उपादित प्रतिरक्षा तंत्र की जो कोशिकाएं हैं वो लिम्फोसाइट हैं। क्या हैं, लिम्फोसाइट हैं। तो जो लिम्फोसाइट हैं यह दो भागों में बटी होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। कौन कौन, बी और टी लिम्फोसाइट्स। अब बी और टी हमारे बॉडी के सक्रिय कोशिकांग हैं जो हमारी बॉडी को पूर्णतः रक्षा प्रदान करते हैं। तो किसके भाग हैं, प्रतिरक्षा तंत्र के भाग हैं, यानी लिम्फोसाइट के भाग हैं। इसलिए हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। तो ये इतना क्लियर हो गया। अगर हम बात करें बी और टी लिम्फोसाइट्स का जो निर्माण होता है, अगर हम कहें ये जब भ्रूणी अवस्था होता है, यानी भ्रूण काल में इसका निर्माण कहाँ होता है, तो हिमेटोब्लास्ट या स्टेम सेल, हिमेटोब्लास्ट या स्टेम सेल से इनकी उत्पत्ति होती है। कहाँ होती है, यकृत में होती है। कहाँ से होती है, यानी हमको ये जानना है कि भ्रूण अवस्था में टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ होता है, किसके माध्यम, किन कोशिकाओं के माध्यम से होता है, हिमेटोब्लास्ट और स्टेम सेल के माध्यम से होता है। ये क्रिया कहाँ होती है, यकृत में होती है। ध्यान रहे कि भ्रूणावस्था में, कौन सी अवस्था में, भ्रूणावस्था में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। और कौन कौन सी कोशिकाएं हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स हैं। अगर उसमें कहें कि यकृत में कौन सी प्रमुख कोशिकाएं हैं जो प्रतिरक्षा टी और बी को प्रेरित करती हैं, तो हम कहेंगे स्टेम सेल है और कौन, हिमेटोब्लास्ट सेल है। तो क्लियर हुआ। अगर हम बात करें कि ये वयस्क अवस्था में, कब, वयस्क, यानी ये तो हमने बताया कि यकृत में कब होता है, जब बालक भ्रूण में होता है, तो प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण यकृत में होता है। लेकिन जब वही बालक वयस्क हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो इनका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है,
अस्थि मज्जा में होता है। तो इतना क्लियर हो गया। यानी लिम्फोसाइट्स प्रतिरक्षा तंत्र का प्रमुख भाग कौन है? लिम्फोसाइट्स है। लिम्फोसाइट्स दो भागों में बटे होते हैं, बी और टी लिम्फोसाइट्स। बी और टी लिम्फोसाइट्स का प्राथमिक निर्माण या शुरू का निर्माण कहाँ होता है? तो हम कहेंगे यकृत में होता है और भ्रूणावस्था में होता है। कब होता है? भ्रूणावस्था में। द्वितीयक निर्माण कब होता है? यानी वयस्क अवस्था में कब होता है? तो वयस्क अवस्था में इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। तो इतना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग देख लीजिएगा। तो जो अगर हम बात करें बी लिम्फोसाइट्स की, किसकी बात करें? बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट्स ये जो अपना संबंध रखता है, ये एंटीबॉडी से संबंध रखता है। यानी हम सीधे कह सकते हैं बी लिम्फोसाइट्स का जो संबंध होता है ब्लड से होता है। अपनी एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ बनाता है? ब्लड में बनाता है। कहाँ बनाता है? ब्लड में बनाता है। जबकि टी लिम्फोसाइट्स क्या बनाता है? सक्रिय कोशिकाओं का निर्माण करता है। टी लिम्फोसाइट्स यानी बी लिम्फोसाइट्स का संबंध ब्लड से होता है, ब्लड के अंदर रहकर एंटीबॉडी का निर्माण करने में मदद करता है, जबकि टी लिम्फोसाइट सक्रिय कोशिका का निर्माण करता है। तो आगे की टॉपिक में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।